विराज के गोली नगर आने के बाद कब्रिस्तानी भूत ने उस पर हमला कर दिया था। कब्रिस्तानी भूत को मार गिराने के लिए विराज ने सिस्टम से मिले बिजलियों के समंदर गेंद को कब्रिस्तानी भूत पर दे मारा। ऐसा करते ही परमाणु बिजली के 12 शक्तिशाली तूफान जाग उठे। उन शक्तिशाली तूफान को देखकर गोली नगर के सुरक्षा प्रमुख संत स्तर का योद्धा जो सिल्वर पोशाक पहने हुए था, वो विराज की ताकत को देखकर हतप्रभ रह गया और उसने तुरंत अपना पासा बदल लिया और वो कब्रिस्तानी भूत को मारने के लिए आगे बढ़ चला। कब्रिस्तानी भूत को समझ आ चुका था कि उसका अंत समय आ चुका था, इसलिए उसने स्वतः परमाणु विस्फोट को सक्रिय कर लिया। गुब्बारे की तरह उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। उसके अंदर अपार परमाणु ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। ये देखकर सिल्वर पोशाक इंसान की सांसें उसकी हलक में अटक कर रह गई। कब्रिस्तानी भूत के अंदर जमा होती उस परमाणु ऊर्जा के फटने पर गोली नगर में बड़ा नुकसान हो जाता। इसके साथ ही वो खुद भी उस विस्फोट में मारे जाने वाला था। विराज भी कब्रिस्तानी भूत के आकार में हो रही बेतहा वृद्धि को देखकर समझ चुका था कि वो स्वतः परमाणु विस्फोट करके उसे और सिल्वर पोशाक इंसान के साथ साथ बड़ी संख्या में गोली नगर के लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला था। भले ही इस विस्फोट में कब्रिस्तानी भूत मारा जाता, वो तो मरने ही वाला था, लेकिन अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को लेकर मरने वाला था। ये समझकर विराज ने तुरंत कहा, गिरो। विराज के ऐसा कहते ही आकाश में प्रलय लाने के लिए मचल रहे बिजलियों के 12 तूफान एक के बाद एक कब्रिस्तानी भूत पर पागलों की तरह टूट पड़े। उन बिजली के तूफानों की वजह से कब्रिस्तानी भूत का फैलता हुआ शरीर अपनी जगह पर ही रुका रह गया। इसके साथ ही उस परमाणु बिजलियों के तूफानों के हमले से उसकी मार्शियल क्षमता तेजी से कम होने लगी। कब्रिस्तानी भूत के शरीर से निकलने वाली आभा लगातार कमजोर होती चले जाने लगी। कुछ ही समय बाद सभी 12 बिजलियों के तूफान शांत हो गए। उन बिजलियों के तूफानों की वजह से कब्रिस्तानी भूत बहुत ही कमजोर और नाजुक स्थिति में पहुंच गया। हालांकि वो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा सिर्फ एक मार्शियल आत्मा योद्धा जितनी ही बची थी, जिसका मतलब ये था कि बिजलियों के 12 शक्तिशाली तूफानों से वो एक संत स्तर के योद्धा से घटकर एक मार्शियल आत्मा योद्धा ही बचा था, वो भी बहुत कमजोर और घायल अवस्था में। कब्रिस्तानी भूत को बिजलियों के समंदर के प्रहारों से घायल होकर बहुत कमजोर अवस्था में घायल पड़ा हुआ देखकर विराज के चेहरे पर उसके लिए नफरत तैर गई। बिजलियों के उन 12 तूफानों ने उस संत योद्धा को बहुत भारी नुकसान पहुंचा दिया था। कब्रिस्तानी भूत को भी समझ आ चुका था कि 12 बिजलियों के तूफान के सामने स्वतः परमाणु विस्फोट विकल्प को चुनना उसकी भारी गलती थी। कब्रिस्तानी भूत के शरीर में होने वाले विस्फोट को रुकता हुआ देखकर सिल्वर पोशाक वातुल वनपति ने राहत की सांस ली। वो अंदर तक शांत पड़ते चला गया। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि उसके लालच की वजह से पूरे गोली नगर पर एक घोर विपदा आन पड़ी थी, लेकिन अब हालात नियंत्रण में नजर आ रहे थे। वातुल वनपति को समझ आ रहा था कि अगर विराज ने अपने विशेष दुर्लभ खजाने का उपयोग नहीं किया होता तो इस समय तक तो वहां चारों ओर लाशों का अंबार पड़ा होता। इन लाशों के अंबार में वो खुद भी एक लाश बनकर कहीं पड़ा होता और गोली नगर के इतिहास में उसे गद्दार, भ्रष्टाचारी न जाने किन किन नामों से गालियां दी जाती। वो एक संत स्तर योद्धा था, इस वजह से गोली नगर के अंदर उसका भारी सम्मान था। ऐसे में जिसके मरने के लिए उसने भारी धन रिश्वत में ग्रहण किया था, उस विराज ने आज उसके प्राण और सम्मान दोनों की रक्षा की थी। वातुल वनपति को कब्रिस्तानी भूत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर कब्रिस्तानी भूत के लिए कातिलाना आभा निकल रही थी और वो जल्द से जल्द कब्रिस्तानी भूत को मौत के घाट उतार देना चाह रहा था। वातुल वनपति ने आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तानी भूत को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। घायल कब्रिस्तानी भूत कोई भी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं था। वातुल वनपति ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम अब मेरे हाथों में आ चुके हो।
गोली नगर के अंदर भयंकर उत्पात मचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मौत ही तेरी नियति है। ऐसा कहते हुए वातुल वनपति कब्रिस्तानी भूत को मारने के लिए कब्रिस्तानी भूत पर प्रहार करने ही जा रहा था कि उसी समय विराज की आवाज उसके कानों में गूंज गई, ज्येष्ठ, रुकिए। विराज की आवाज को सुनकर वातुल वनपति रुक गया और अपने पीछे मुड़कर विराज की ओर देखने लगा। उसने देखा कि विराज बेहद शांत भाव से उसे ही देख रहा था। ये देखकर वातुल वनपति ने विराज से कहा, विराज, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें अब इस कब्रिस्तानी भूत की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने हाथों से इसकी मौत सुनिश्चित करूंगा। विराज ने बेहद शांत स्वर से पूर्ण विनम्रता के साथ कहा, ज्येष्ठ, इस मार्शियल संत योद्धा को इस अवस्था में पहुंचाने का श्रेय मेरा है, तो इसके साथ क्या करना है या नहीं करना है, ये फैसला लेने का अधिकार भी मेरा ही हुआ। क्यों, मैंने सही कहा ना? कब्रिस्तानी भूत 12 शक्तिशाली बिजली के तूफानों को अपने ऊपर झेलने के बाद भी जिंदा बच गया था। ऐसे में विराज उस कमजोर और बेबस कब्रिस्तानी भूत को किसी और के हाथों से कैसे मरने दे सकता था? वो उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। वातुल वनपति ने जब विराज की बात सुनी तो उसे समझ आ रहा था कि अपने हाथों से उस कब्रिस्तानी भूत को मारकर वो सिर्फ विराज को गुस्सा दिला रहा था। वो पहले ही कब्रिस्तानी भूत के साथ सांठगांठ करके गलत व्यवहार कर चुका था। वो अब और आगे कुछ गलत नहीं करना चाहता था। वैसे भी वातुल वनपति ये भी समझ रहा था कि वो किसी और के शिकार को दबोचे बैठा था, जो कि अपने आप में पूरी तरह से गलत ही था। वातुल वनपति ने बेहद शांत स्वर में विराज से कहा, बिल्कुल, इसे तुमने पराजित किया है। ऐसे में ये पराजित हत्यारा तुम्हारा शिकार है। तुम इसके साथ जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र हो। वातुल वनपति की बात सुनकर विराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठी। उसने तुरंत अपनी यूनिवर्स रिंग से एक चमकती हुई बोतल को बाहर निकाला और गोल्डन पंख को आदेश दिया, गोल्डन पंख, अपनी 9 अधूरे संसार ज्वाला की एक धारा मुझे दो। विराज का आदेश मिलते ही गोल्डन पंख ने बिना कोई समय गवाए तुरंत अपने शरीर से निकलती 9 अधूरे संसार ज्वाला को बांटकर उससे एक अलग धारा बनाकर उस धारा को विराज की तरफ आगे बढ़ा दिया। गोल्डन पंख के साथ आत्मा का संबंध होने की वजह से विराज गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला पर नियंत्रण लेकर उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था। विराज ने गोल्डन पंख की भेजी 9 अधूरे संसार ज्वाला की धारा को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को कई विशेष कोनों में घुमाने लगा। बड़ी मात्रा में धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा वहां इकट्ठा होने लगी। विराज वहां पर एक शक्तिशाली लघु आकार कैद रचनाकार जाल बनाने लगा। विराज को इतना शक्तिशाली और जटिल रचनाकार जाल बनाता देखकर वातुल वनपति हतप्रभ रह गया। उसने विराज से इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। विराज ने 6th ग्रेड अल्केमिस्ट की पोशाक पहनी थी, जिसे देखकर वातुल वनपति समझ गया था कि विराज एक 6th ग्रेड अल्केमिस्ट था। विराज इसके साथ ही एक रचनाकार मास्टर योद्धा भी था। इसने उसे चौंका दिया था। हालांकि बहुत से अल्केमिस्ट साधारण रचनाकार प्रतिरूप बनाना जानते थे, लेकिन विराज जितने शक्तिशाली कैद रचनाकार जाल को बुन रहा था, उससे साफ था कि वो एक रचनाकार मास्टर था। एक साथ 2 कलाओं में प्रतिभावान होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। वातुल वनपति विराज की 2 कलाओं में प्रतिभा को देखकर ही हैरान था। ऐसे में अगर उसे पता चल जाता कि विराज मार्शियल तकनीक, गोली तकनीक और रचनाकार तकनीक तीनों कलाओं में ही श्रेष्ठ प्रतिभावान युवा था, तो वनपति विराज की आंखें खुली की खुली रह जाती। 3 कलाओं में महारत हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पूरे कैप्लर यूनिवर्स में ही पिछले 1000 सालों के इतिहास में तीनों तकनीकों में अपनी योग्यता साबित करने वाले योद्धा गिनती के थे। इसी से विराज की महान प्रतिभा का पता लग रहा था। विराज इस समय वातुल वनपति के चेहरे के भावों को नहीं पढ़ रहा था।
उसके हाथों के चारों ओर मौजूद 9 अधूरे संसार ज्वाला तेजी से गर्म होते हुए लगभग उबल रही थी। विराज ने उस 9 अधूरे संसार ज्वाला से घायल पड़े कब्रिस्तानी भूत की गर्दन को पकड़ लिया। कब्रिस्तानी भूत विराज के बिजलियों के समंदर के हमले से लगभग मरणासन्न अवस्था में था, इसलिए वो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं था। विराज ने अपने विशेष कैद रचनाकार जाल की मदद से कब्रिस्तानी भूत के शरीर को भींचकर बहुत छोटे आकार में कर लिया और फिर अपनी चमकती बोतल के अंदर कैद कर लिया। 9 अधूरे संसार ज्वाला उस चमकती बोतल के चारों ओर घूमने लगी। विराज ने उस बोतल को अच्छे से सीलबंद कर दिया और उसे वापस अपनी यूनिवर्स रिंग में रखने के बाद कहा, हो गया। विराज ने कैद रचनाकार जाल को उस बोतल के अंदर बुना था, उससे बच निकलना कब्रिस्तानी भूत के लिए संभव नहीं था। उस बोतल के चारों ओर 9 अधूरे संसार ज्वाला का दोहरा सुरक्षा तंत्र मौजूद था। जिस समय विराज को उस कब्रिस्तानी भूत की कोई जरूरत नहीं रहती, उसे बस उस बोतल के अंदर बंद रचनाकार प्रतिरूप को सक्रिय करना था और उसी समय कब्रिस्तानी भूत की मौत हो जाती। सारे काम निपटाने के बाद विराज ने वातुल वनपति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अनुज, विराज आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करता है। विराज को मालूम हो गया था कि वातुल वनपति शुरू में कब्रिस्तानी भूत के साथ मिला हुआ था, लेकिन जिस तरह गोली नगर बाहरी दुनिया के मामलों से दूर रहकर निरपेक्ष रहता था, विराज इस मामले को उठाकर इस निरपेक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता था। इसके साथ ही वातुल वनपति एक संत स्तर योद्धा था और विराज के पास संत स्तर योद्धा को मारने का जो ट्रम्प कार्ड बिजलियों का समंदर हाथ लगा था, वो कब्रिस्तानी भूत को मारने में जाया हो चुका था। ऐसे में उसके पास किसी संत स्तर के योद्धा का सामना करने के लिए कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो संत स्तर के वातुल वनपति को क्रोध दिलाने से बच ही रहा था, क्योंकि युद्ध होने की स्थिति में वो वातुल वनपति का सामना नहीं कर पाता। विराज की बात सुनकर वातुल वनपति ने राहत की सांस ली। उसे मालूम था कि विराज को उसके और कब्रिस्तानी भूत की आपसी सांठगांठ समझ आ चुका था। ऐसे में उसे डर था कि विराज गोली नगर के प्रमुखों के सामने इस बात को उठाकर उसके लिए सजा की मांग कर सकता था, लेकिन विराज के शांत रूप को देखकर उनकी ये चिंता रफूचक्कर हो गई। इसके साथ ही उसे ये भी डर था कि विराज के पीछे की महाशक्तिशाली पृष्ठभूमि विराज के नाराज होने की वजह से यहाँ आकर उससे बदला लेने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन अब इस चिंता का भी निवारण हो चुका था। विराज ने कब्रिस्तानी भूत संत योद्धा को मार गिराया था, लेकिन वो दिव्य मंदिर के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में कामयाब नहीं रहा था। तो अब विराज दिव्य मंदिर के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्या उपाय ढूंढने वाला था? वसु परिवार और रुद्र परिवार के बीच आपसी युद्ध का क्या परिणाम निकला था? विराज गोली नगर आया था। यहां आते ही मार्शियल संत योद्धा कब्रिस्तानी भूत ने विराज और गोल्डन पंख पर हमला कर दिया। विराज को सिस्टम से बिजलियों का समंदर गेंद मिली थी। उस बिजलियों के समंदर गेंद की मदद से विराज ने मार्शियल संत योद्धा कब्रिस्तानी भूत को मार गिराया। गोली नगर का सुरक्षा प्रमुख वातुल वनपति, जो कि एक मार्शियल संत योद्धा था, विराज की क्षमता को देखकर उससे बहुत अधिक प्रभावित हो चुका था। विराज के पास मौजूद बिजलियों के समंदर गेंद को देखकर वातुल वनपति को लग रहा था कि विराज महाशक्तिशाली पृष्ठभूमि से जुड़ा युवा था। इस कारण से वातुल वनपति घबरा उठा था कि कहीं विराज के क्रोधित हो जाने की वजह से गोली नगर पर कोई आपदा न आ जाए। लेकिन विराज का शांत व्यवहार देखकर वातुल वनपति ने राहत की सांस ली। वातुल वनपति देख पा रहा था कि संत योद्धा के सामने निडरता और बेखौफ अंदाज में विराज खड़ा था, मानो उसके पीछे कोई महाशक्ति उसका संवरण कर रही हो। हालांकि विराज को मालूम नहीं था कि वातुल वनपति के मन में क्या चल रहा था। अगर उसे मालूम चलता तो उसे जोर की हंसी आ जाती, क्योंकि वो किसी महाशक्तिशाली पृष्ठभूमि से नहीं जुड़ा था। वातुल वनपति विराज की प्रतिभा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा था। विराज इतनी कम उम्र में न सिर्फ एक 6th ग्रेड अल्केमिस्ट था,
बल्कि एक शक्तिशाली रचनाकार जाल को बनाकर उसने रचाकार मास्टर होने का सबूत भी दे दिया था और एक संत स्तर योद्धा को हराकर एक महान मार्शियल योद्धा तो वो था ही। इतना सब कुछ एक ही युवा में देखकर वातुल वनपति को अपना शिष्य विक्रांत याद आ गया। बात कुछ सालों पुरानी थी। विक्रांत एक 6th ग्रेड युवा अलेकमिस्ट था जो एक मार्शियल पूर्वज योद्धा भी था। वातुल वनपति ने अपना बहुत सारा समय और संसाधन उस पर खर्च किए थे। वातुल वनपति को पूरी उम्मीद थी कि आगे चलकर विक्रांत एक मार्शियल संत योद्धा बन सकता था और उसकी जगह पर गोली नगर का सुरक्षा प्रमुख भी बन सकता था। लेकिन एक दुर्घटना में विक्रांत बुरी तरह से घायल हो गया और उस दुर्घटना के कुछ माह बाद उसकी मृत्यु हो गई। वातुल वनपति अपने उस शिष्य की मृत्यु आज तक नहीं भुला पाए थे। बहुत कम उम्र में ही विक्रांत ने दो कलाओं में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वो जलन भरी नजरों का शिकार होकर मारा गया। संत स्तर के योद्धा होने के बावजूद वातुल वनपति उसके हत्यारों को न ढूंढ सका और न ही उन्हें सजा दे सका। तब से उनके मन में विक्रांत एक याद बनकर हमेशा दर्द की तरह चुभता था। आज विराज को देखकर वातुल वनपति को लग रहा था कि मानो विक्रांत पुनर्जीवित हो उठा हो। विक्रांत की तरह ही विराज बहुत कम आयु में ही 3 कलाओं में महारथी था और सबसे अच्छी बात विराज के साथ ये थी कि उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, जिससे वातुल वनपति को समझ आ रहा था कि जलन भरी नजरें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। विराज को सामने पाकर वातुल वनपति के मन में दबी गहरी हसरत फिर से पंख फैलाने लगी। वो हसरत थी विराज को अपना शिष्य बनाने की। विराज के साथ खड़े गोल्डन पंख जैसे शक्तिशाली दैत्याकार पालतू जानवर को देखकर भी विराज की प्रतिभा की पहचान मिल रही थी। एक मार्शियल राजा दैत्याकार जानवर एक मार्शियल सम्राट योद्धा के आदेश सिर झुकाकर मान रहा था। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। विराज ने वातुल वनपति के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अनुज विराज को चलने की आज्ञा दे। ये सुनकर वातुल वनपति अपनी सोच के समंदर से बाहर निकल आए और उन्होंने विराज को देखते हुए कहा, विराज क्या मैं तुमसे एक आग्रह कर सकता हूँ? वातुल वनपति की बात सुनकर विराज के कान खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वातुल वनपति को आखिर उससे क्या काम पड़ सकता था। वो पहली बार वातुल वनपति से मिल रहा था। विराज ने शांत स्वर में कहा, जी ज्येष्ठ कहिए। वातुल वनपति ने स्नेह भरी दृष्टि से विराज की ओर देखकर कहा, विराज तुम्हारी प्रतिभा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? वातुल वनपति की बात सुनकर विराज कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया और अजीब नजरों से वातुल वनपति की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से वातुल वनपति ने उसमें क्या देख लिया था जो उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे। हालांकि विराज के पास करने के लिए बहुत से कार्य थे और वो किसी का शिष्य बनकर किसी एक जगह पर बैठकर साधना नहीं कर सकता था। इसलिए भले ही एक संत स्तर के योद्धा का शिष्य बनना एक सुअवसर था, लेकिन उसने तो ज्येष्ठ गौतमी अंबर का शिष्य होने का अवसर ठुकरा दिया था। विराज ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता के साथ कहा, ज्येष्ठ आपने मुझे अपना शिष्य बनने लायक समझा, ये इस अनुज के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस अनुज के कुछ दायित्व है जिन्हें पूरा करना उसके लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए इस समय अनुज आपका शिष्य होने का गौरव अर्जित नहीं कर सकता। इसके लिए अनुज क्षमा प्रार्थी है। इसलिए ज्येष्ठ मैं प्रस्थान करने की इजाजत चाहूंगा। विराज को गोली नगर आए 10 दिनों से ऊपर का समय हो गया था। इन 10 दिनों में वर्धन परिवार और कलिंजर एम्पायर में क्या घटा था उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। वसु परिवार ने उस पर हमला करवाया था तो वो विदिशा नगर में भी हमला करवा सकता था। हालांकि चारकोल के रहते विराज निश्चित था, फिर भी वो जल्द से जल्द विदिशा नगर की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। इसलिए वो जल्द से जल्द कलिंजर संस्थान वापस लौटना चाहता था। विराज की बात सुनकर वातुल वनपति अपने शिष्य विक्रांत की यादों से बाहर निकल आए। उन्होंने लाचारी और निराशा के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा दायित्व तुम्हें रोक रहा है तो कर्तव्यों से बड़ा कुछ नहीं।
मुझे इस बात की खुशी है कि जिसे मैंने अपना शिष्य होने लायक समझा वो अपने कर्तव्यों को सर्वप्रमुख रखता है। तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वातुल वनपति विराज को कुछ समय गोली नगर में रोककर उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे, लेकिन विराज को किसी जरूरी काम से जाना था, इसलिए उन्होंने उसे वहां रुकने को नहीं कहा। वातुल वनपति की आज्ञा मिलते के बाद विराज वहां से चला गया, लेकिन वातुल वनपति वही खड़े रहे। विराज की क्षमता को देखकर उन्हें समझ आ रहा था कि विराज में संत अधिपति स्तर तक का योद्धा बनने की संभावना थी, इसलिए वो वही खड़े रहकर ये देखना चाहता था कि विराज रचनाकार टेलीपोर्टेशन से कहाँ जा रहा था, ताकि विराज की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानकारी जुटाई जा सके। विराज तेजी से रचनाकार टेलीपोर्टेशन की ओर चल पड़ा। गोल्डन पंख उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। विराज ने शनाया को रचनाकार टेलीपोर्टेशन के पास ही आने को कहा था। रचनाकार टेलीपोर्टेशन पर पहुंचकर विराज ने देखा कि शनाया वहां नहीं थी। ये देखकर उसने मन में सोचा, लगता है शनाया अभी लौटी नहीं। उसी समय किसी ने उसके पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये महसूस होते ही विराज तेजी से पलटा तो उसने देखा कि शनाया उसके सामने खड़ी थी। उसने शनाया को देखते ही उससे कहा, अरे शनाया, तुम कब आई? इस पर शनाया ने कहा, मुझे तो आए हुए काफी समय हो गया। सच कहूं तो मैं तुम्हें उस संत योद्धा से लड़ते हुए देखना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे ही मैं चली आई थी और यहाँ पास ही एक सुरक्षित जगह पर रुक गई थी। ये सुनकर विराज को थोड़ा गुस्सा आ गया। संत योद्धा स्वत परमाणु विस्फोट करने वाला था। वो विस्फोट अगर हो जाता तो उसके आसपास दूर दूर तक बड़ी क्षति हो जाती। उस स्थिति में शनाया को भी भारी नुकसान पहुंच जाता। उसने हल्के गुस्से में कहा, शनाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वर्धन परिवार दक्ष परिवार को क्या मुंह दिखाता? विराज की बात पर शनाया ने अपना हाथ अपने माथे पर मारते हुए कहा, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? खैर, अगर मैं पहले नहीं आती तो इतने महान दृश्य को देखने से वंचित रह जाती। तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शनाया ने आज विराज का एकदम अलग रूप देखा था। जिस तरह विराज ने निडर होकर एक मार्शियल संत योद्धा को मार गिराया था, उससे शनाया हतप्रभ रह गई थी। एक मार्शियल सम्राट योद्धा ने एक संत योद्धा को मार गिराए, ये तो उसकी सोच से भी परे की घटना थी। इस घटना ने उसके अंदर विराज के प्रति स्नेह को कई गुना बढ़ा दिया था। विराज ने उस सौदागर को ये जानते हुए मार डाला था कि वो एक संत स्तर योद्धा का भाई था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शनाया को अगवा किया था। शनाया के सम्मान की रक्षा के लिए वो संत स्तर योद्धा का सामना करने से भी पीछे नहीं हटा था। भला ऐसा युवा पाकर कौन स्त्री अपना मन उसके प्रेम में समर्पित न कर दे। शनाया मन ही मन विराज के प्रेम के रंग में घुलती जा रही थी। उस पर प्रेम के नशे का ज्वर चढ़ने लगा था। हालांकि वो अपने आप को नियंत्रित करना जानती थी, इसलिए विराज के सामने एकदम सामान्य खड़ी थी, जबकि मन ही मन वो विराज की बाहों में सिमट जाने के लिए बेकरार हो रही थी। शनाया की बात सुनकर विराज समझ रहा था कि शनाया को इस बारे में कुछ और कहने का कोई लाभ नहीं। उसने शनाया से कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी, चलो अब हम चलते हैं। विराज शनाया और गोल्डन पंख को लेकर जल्दी ही रचनाकार टेलीपोर्टेशन के अंदर चला गया। वातुल वनपति रचनाकार टेलीपोर्टेशन के बाहर खड़ा था ताकि विराज को जाता हुआ देख सके। विराज रचनाकार टेलीपोर्टेशन से चला गया। ये देखकर वातुल वनपति ने चौंकते हुए कहा, विराज ने जिस जगह जाने के लिए रचनाकार टेलीपोर्टेशन में प्रतिरूप बनाया था, उसके अनुसार तो वो कलिंजर एम्पायर जा रहा है। वातुल वनपति एक संत स्तर का योद्धा होने के साथ साथ गोली नगर का सुरक्षा प्रमुख भी था। उसे रचनाकार टेलीपोर्टेशन में जाने के लिए बनने वाले हर प्रतिरूप के बारे में जानकारी थी,
इसलिए विराज के हाथों की विभिन्न मुद्राओं को देखकर ही वातुल वनपति को समझ आ गया कि विराज कलिंजर एम्पायर जा रहा था। इसके साथ ही विकास दिव्यकीर्ति, जो गोली घाटी का एक बड़ा नाम थे और कलिंजर एम्पायर से जुड़े थे, इस कारण से भी वातुल वनपति को कलिंजर एम्पायर जाने के लिए बनने वाले प्रतिरूप की अच्छे से समझ थी। विकास दिव्यकीर्ति के साथ वातुल वनपति के अच्छे संबंध थे। वातुल वनपति ने पहली भरी नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा तो विराज कलिंजर एम्पायर जा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका विकास दिव्यकीर्ति से भी कोई न कोई संबंध तो अवश्य ही होगा। वातुल वनपति को पता था कि कलिंजर एम्पायर में जल्दी ही चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए मुकाबला शुरू होने वाला था, लेकिन उनकी नजर में विराज एक अल्केमिस्ट और रचनाकार मास्टर था और सबसे अंत में एक मार्शियल योद्धा। इसलिए उन्हें ये नहीं लग रहा था कि विराज कलिंजर एम्पायर चंद्रगुप्त रैंकिंग में हिस्सा लेने जा रहा था। कलिंजर एम्पायर के बाहर के संत योद्धाओं को कलिंजर एम्पायर के बारे में कुछ गहरे राज पता थे। कलिंजर एम्पायर हमेशा से ही मार्शियल संत और उससे ऊपर के योद्धाओं के लिए एक निषेध जगह रही थी। वहां पर उनका जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। वातुल वनपति ने सोचते हुए कहा, विराज के पीछे की शक्ति मार्शियल संत अधिपति स्तर की तो होगी ही, तो क्या कलिंजर एम्पायर में कुछ बड़ा घटने वाला है? वातुल वनपति के मन में संशय के गहरे बादल उमड़ने लगे थे। ऐसे में क्या वो कुछ ऐसा करने वाला था जो विराज को चौंका देने वाला था? कलिंजर संस्थान लौटने पर विराज को उत्तर सागर में वसु परिवार और रुद्र परिवार के बीच हुए युद्ध के बारे में पता चलने वाला था, तो आखिर वहां क्या हुआ था और किसका पलड़ा भारी रहा था? विराज गोल्डन पंख और शनाया के साथ गोली नगर से रचनाकार टेलीपोर्टेशन के जरिए कलिंजर एम्पायर की ओर निकल चुका था। विराज को कलिंजर एम्पायर जाता देखकर वातुल वनपति इस घटना की अपनी व्याख्याएं करने लगा। एक मार्शियल संत योद्धा होने के नाते वो अच्छे से जानता था कि मार्शियल संत या उससे ऊपर के योद्धा का कलिंजर एम्पायर के अंदर आना सख्त मना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कलिंजर एम्पायर की भूमि में किसी तरह का कोई श्राप था। इसी वजह से कलिंजर एम्पायर के बाहर के लोग जिन्हें इस बारे में मालूम था, वो कलिंजर एम्पायर आने से बचते थे। यहाँ तक कि बाहरी शक्तियां अपने स्वर्ग के गर्व युवा योद्धाओं को कलिंजर एम्पायर नहीं आने देती थी। वातुल वनपति के अनुसार विराज शक्तिशाली सत्ता का शीर्ष युवा जीनियस था। इस वजह से चाहे विराज कुछ भी था, उसका भी कलिंजर एम्पायर में आना उसके परिवार की तरफ से निषेध होता। ऐसे में अगर विराज के शक्तिशाली परिवार ने विराज को कलिंजर एम्पायर भेजा था, तो वातुल वनपति को लग रहा था कि जरूर कलिंजर एम्पायर के अंदर कोई बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ था, जिसको हासिल करने के लिए विराज कलिंजर एम्पायर जा रहा था। ये समझ आते ही वातुल वनपति के मन में एक उम्मीद जाग उठी। वो लंबे समय से एक संत स्तर का योद्धा था और लाख कोशिश करने पर भी संत स्तर की 3 अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था संत राजा स्तर तक नहीं जा पा रहा था। ऐसे में उसे लगा कि अगर वो भी कलिंजर एम्पायर में उत्पन्न हुए उस अवसर से मिले लाभ को हासिल कर ले, तो क्या पता वो संत राजा स्तर तक पहुंच जाए। ऐसा सोचते ही उम्मीद की किरण उसके दिल में जाग उठी। इसके साथ ही उसके मन में एक आशा भी पैदा होने लगी कि क्या पता कलिंजर एम्पायर में जाने पर विराज के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिल सके और विराज के कर्तव्यों के बारे में पता चल सके। ऐसे में क्या पता वो विराज को सभी कर्तव्यों को पूरा करने में मदद कर सके, जिससे विराज अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर सके और आगे चलकर उनका शिष्य होना स्वीकार कर ले। इस तरह वातुल वनपति को एक साथ दो संभावनाएं पूरी होते दिख रही थी। इन 2 संभावनाओं के लिए वो कलिंजर एम्पायर जाने का खतरा उठाने को तैयार हो चुका था। ये सब सोचने के बाद वातुल वनपति ने लंबी गहरी सांस ली और फिर वो रचनाकार टेलीपोर्टेशन के अंदर दाखिल हो गया और अंतर्धान हो गया। विराज कलिंजर एम्पायर आ चुका था और नहीं जानता था कि वातुल वनपति भी कलिंजर एम्पायर आ रहा था।
विराज शनाया और गोल्डन पंख के साथ कलिंजर संस्थान लौट आया था। यहाँ आकर विराज ने शनाया से कहा, शनाया मुझे जल्द से जल्द विदिशा नगर पहुंचना है। तुम वापस राजधानी अपने निवास पर चली जाओ। कलिंजर संस्थान राजधानी से ज्यादा दूरी पर नहीं है। गोल्डन पंख तुम्हें वहां छोड़ आएगा। शनाया को भी गोली नगर गए 10 दिनों का लंबा समय हो चुका था। उसे अच्छे से मालूम था कि उसका भाई यशदक्ष और परिवार के लोग परेशान हो रहे होंगे, इसलिए उसने भी इस समय वापस लौटना ही मुनासिब समझा। उसने विराज की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो कि जल्द ही मिलोगे। ये सुनकर विराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम लोग जल्द ही मिलेंगे, लेकिन इस समय तुम्हारा लौटना जरूरी है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ऐसा कहने के बाद विराज ने गोल्डन पंख की ओर देखकर कहा, गोल्डन पंख तुम शनाया को राजधानी में दक्ष महल छोड़ आओ। शनाया को छोड़ने के बाद तुम यहाँ के रचनाकार टेलीपोर्ट से होकर विदिशा नगर चले आना। विराज शनाया को रचनाकार टेलीपोर्टेशन से भी राजधानी भेज सकता था, लेकिन गोल्डन पंख के साथ भेजने में ये लाभ था कि गोल्डन पंख के साथ आत्मा का संबंध होने की वजह से अगर मार्ग में कोई समस्या आ जाती तो विराज को मालूम चल जाता। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने तुरंत जवाब दिया, जी उस्ताद। ऐसा कहने के बाद गोल्डन पंख शनाया को लेकर वहां से राजधानी की ओर उड़ गया। विराज विकास दिव्यकीर्ति के निवास से बाहर निकलकर कालिंजर संस्थान के रचनाकार टेलीपोर्टेशन चला गया और वहां से विदिशा नगर पहुंच गया। विदिशा नगर के रचनाकार टेलीपोर्टेशन से निकल विराज तेजी से वर्धन परिवार की ओर बढ़ चला। वर्धन निवास पहुंचते ही मुख्य द्वार पर जैसे ही वर्धन परिवार के युवाओं ने विराज को आते देखा तो वो दौड़कर विराज के पास आए और एक युवा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, युवा मास्टर, आप लौट आए। विराज ने जब उन सभी युवाओं के चेहरों की उड़ी रंगत को देखा तो वो परेशान हो उठा। उसने तुरंत कहा, क्या हुआ? क्या यहाँ पर कुछ बड़ा घटा है? विराज भले ही 10 दिनों से अधिक समय से बाहर था, लेकिन वो यहाँ पर 2 शाही टुकड़ी, संत अधिपति दैत्याकार जानवर चीखता दानव ड्रैगन और स्वर्गीय ग्रेड स्तर का दैत्याकार जानवर वानरपति सुबाहु को सुरक्षा के लिए छोड़कर गया था। जितनी उसकी समझ थी कलिंजर एम्पायर में, तो शायद ही कोई शक्ति थी जो इन तीनों को परास्त करके वर्धन परिवार तक पहुंच सकती थी। उस वर्धन परिवार के युवा ने जवाब दिया, युवा मास्टर, पिछले 10 दिनों में जब से आप गए थे तब से लेकर अब तक बहुत कुछ ऐसा घट चुका है जिसके बारे में आपको कोई खबर नहीं है। उत्तर सागर के रुद्र परिवार को वसु परिवार ने नष्ट कर दिया है। रुद्र परिवार के सभी लोग इधर उधर भाग गए हैं। उत्तर सागर के महाराज निघासन रुद्र, महारानी परिणीता रुद्र, युवराज विपुल रुद्र और एक बूढ़ी औरत किसी तरह बचकर निकले और यहाँ हमारे वर्धन निवास में आ गए। तब से वो सभी यही वर्धन निवास में ही रुके हुए हैं और आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय एक दूसरे युवा ने कहा, इसके अलावा एक और बड़ी घटना घटी थी। एक अज्ञात विशेषज्ञ दिव्य मंदिर आया था। उसका चीखता दानव ड्रैगन के साथ युद्ध हुआ और वो एक यूनिवर्स रिंग छोड़कर यहाँ से चला गया। हमें नहीं मालूम कि वो विशेषज्ञ यहाँ क्यों आया था। ये सुनते ही विराज की आंखें पैनी हो गई। संशय के कई बादल उसके अंदर उमड़ने घुमड़ने लगे। इन 2 बड़ी खबरों को सुनकर वो बहुत ज्यादा गंभीर हो उठा। सिर्फ 10 दिनों के लिए वो बाहर था और इतने समय में वसु परिवार ने पूरे के पूरे रुद्र परिवार को खदेड़ दिया। विराज को जितना मालूम था उसके अनुसार रुद्र परिवार कलिंजर एम्पायर के शक्तिशाली परिवारों में से एक था। इसके बावजूद वो वसु परिवार के द्वारा खदेड़ दिए गए, ये विराज के लिए आश्चर्य की बात थी। विराज ने तुरंत सभी युवाओं को कहा, ठीक है, मुझे तुरंत उत्तर सागर के महाराज निघासन रुद्र के पास ले चलो।
रुद्र परिवार के पलायन की खबर ने विराज को अंदर तक हिला दिया था और अब वो ये सोचने लगा था कि वसु परिवार को नष्ट करने के लिए क्या उसे चारकोल का उपयोग करके अभी और इसी वक्त वसु परिवार पर हमला कर देना चाहिए। वो सभी युवा जल्दी ही विराज को वर्धन निवास के दक्षिण में बने एक हवेली के अंदर ले गए जहां पर रुद्र परिवार के लोगों को सम्मान के साथ ठहराया गया था। उस हवेली के एक बड़े हॉल में विराज दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पर निघासन रुद्र और बाकी लोग बेहद गंभीर और चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। निघासन रुद्र का चेहरा जो हमेशा ही प्रसन्नता और तेज से चमकता रहता था वो पीला पड़ चुका था और मुरझाया हुआ था। महारानी परिणीता के शरीर से निकलने वाली आभा कमजोर हो गई थी। चिंता की कई काली रेखाएं उनके माथे पर उभरी हुई थी। इसके साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर शिकन साफ दिख रहा था और उस पूरे हॉल में मायूसी फैली पड़ी थी। विराज ने निघासन रुद्र परिणीता रुद्र को देखकर उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए कहा, ज्येष्ठ महाराज और महारानी वर्धन निवास में आपका स्वागत है। विराज को सामने देखकर उस हॉल में मौजूद सभी लोगों के मुरझाए चेहरे पर आशा की एक बेहद हल्की उम्मीद प्रकट हो गई। निघासन रुद्र ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अनुज विराज, रुद्र परिवार वर्धन परिवार से आश्रय चाहता है। विराज ने महाराजा निघासन रुद्र की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, ज्येष्ठ महाराज, आखिर ये सब हुआ कैसे? विराज का सवाल सुनकर निघासन रुद्र ने कहा, ये एक बहुत लंबी कहानी है। खैर, मैं तुम्हें बताता हूं। आज से करीबन 12 दिन पुरानी बात है। मुझे वसु परिवार में छिपे हमारे एक गुप्तचर से सूचना मिली कि वसु परिवार बेहद गुप्त तरीके से रुद्र परिवार पर हमला करने की योजना बना रहा है। ऐसा कहकर निघासन रुद्र एक पल के लिए खामोश हो गए और फिर अपने आप को समेटकर बोले, मैंने गुप्तचर की इस सूचना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वसु परिवार में एक बूढ़ा संत योद्धा है। उसके अलावा वसु परिवार का पूर्वज महासेना वसु भी अब एक संत स्तर का योद्धा बन चुका है। रुद्र परिवार में भी एक संत स्तर का योद्धा है जो रुद्र परिवार की सीमाओं की पहरेदारी करता है। इसी वजह से मुझे वसु परिवार के संत स्तर के योद्धा से कोई तनाव नहीं था। इसके साथ ही मैं खुद भी एक चरम जीवनरस अमृत योद्धा हूं और कभी भी संत स्तर तक पहुंच सकता हूं। महारानी परिणीता भी एक सेमवेद ग्रेड जीवनरस अमृत योद्धा है और आगे चलकर संत स्तर योद्धा बनने में सक्षम है। इस कारण से मैं निश्चित था कि वसु परिवार रुद्र परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। निघासन रुद्र की बात सुनकर विराज अंदर तक हिल गया। उसे हमेशा लगता था कि वसु परिवार और रुद्र परिवार के पास सबसे शक्तिशाली योद्धा जीवनरस अमृत स्तर का योद्धा था, लेकिन इसके उलट दोनों परिवारों के पास संत स्तर का योद्धा था, जो विराज के लिए एकदम नई सूचना थी। इसके साथ ही वो निघासन रुद्र और महारानी परिणीता रुद्र के शानदार प्रदर्शन से भी हैरान था, जो कुछ ही समय में जीवनरस अमृत स्तर के उच्च स्तरों तक पहुंच चुके थे। निघासन रुद्र तो संत स्तर योद्धा बनने से बस चंद कदम ही दूर थे। इस तरह विराज को समझ आ रहा था कि जल्दी ही रुद्र परिवार के पास 3 संत स्तर के योद्धा होने वाले थे, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी। इसके साथ ही वसु परिवार के पास भी 2 संत स्तर योद्धा थे। इससे भी विराज चौंक उठा था। निघासन रुद्र ने कहा, वसु परिवार के उस संत योद्धा नागसेन वसु को पीछे धकेलने के लिए हमें अपने कई कीमती खजानों को खोलना पड़ा, तब जाकर संत योद्धा नागसेन को हम पीछे धकेल सके। लेकिन उसके शक्तिशाली हमलों से हमारे लिए बच पाना संभव नहीं रहा और हम किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो सके। निघासन रुद्र की बात सुनकर विराज को ये बात समझ आ रही थी कि अगर वसु परिवार के पास 2 संत स्तर के योद्धा थे तो चंद्रवंशी परिवार और दक्ष परिवार दोनों परिवार भी खतरे में थे। रुद्र परिवार के लोगों में विराज को निघासन रुद्र की बेटी की आभा भी महसूस हो रही थी।
उसी समय निघासन रुद्र ने कहा, मेरे और महारानी के जीवनरस अमृत स्तर पर पहुंचने के बाद मुझे लगा था कि रुद्र परिवार कलिंजर एम्पायर का सबसे शक्तिशाली परिवार बन चुका था। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वसु परिवार की पैठ इतनी गहरी दलदल तक धंसी होगी। ये सुनकर विराज ने निघासन रुद्र की ओर देखकर उनसे पूछा, महाराज, अब आपकी क्या योजना है? हमें आगे क्या करना चाहिए? वसु परिवार के पास 2 संत योद्धा थे और वसु परिवार ने रुद्र परिवार पर हमला करके उसे पराजित कर दिया था। इससे विराज समझ गया था कि वसु परिवार यही नहीं रुकने वाला था और वो चंद्रवंशी और दक्ष परिवार पर भी हमला कर सकता था। इसलिए वसु परिवार को प्रत्युत्तर देना आवश्यक हो उठा था। मगर ये कैसे होना था? क्या विराज वसु परिवार पर हमला करने वाला था या फिर विराज के सामने रहस्यों की कोई नई दुनिया खुलने वाली थी? विराज गोली नगर से कलिंजर एम्पायर वापस लौट चुका था। वापस लौटने पर उसे मालूम चला कि वसु परिवार ने रुद्र परिवार को उत्तर सागर से बाहर खदेड़ दिया था। रुद्र परिवार के महाराजा, महारानी, युवराज, बेटी और कुछ लोगों ने भागकर विदिशा नगर में वर्धन निवास में पनाह ली थी। वर्धन निवास के बाहर संत अधिपति योद्धा चारकोल का पहरा था, साथ ही शाही टुकड़ी भी तैनात थी। इस कारण से वसु परिवार चाहकर भी यहाँ पर हमला करने की स्थिति में नहीं था। विराज को मालूम था कि संत स्तर में 3 अवस्थाएं होती थी: संत स्तर, संत राजा स्तर और संत अधिपति स्तर। हर एक बढ़ते स्तर के साथ शक्ति के स्तर में जमीन आसमान का अंतर था। संत स्तर की तुलना में संत राजा की शक्ति कहीं ज्यादा होती थी और कई संत स्तर के योद्धा भी एक संत राजा स्तर के योद्धा के सामने कमजोर ही साबित होते थे। उसी तरह संत अधिपति स्तर के योद्धा की शक्ति बेमिसाल थी और संत स्तर और संत राजा स्तर की तुलना में कहीं अधिक थी। इसी वजह से एक संत अधिपति योद्धा के सामने कई संत स्तर या संत राजा स्तर के योद्धा भी कुछ नहीं थे। चारकोल एक संत अधिपति योद्धा था, इसलिए भले ही वसु परिवार के पास 2 संत स्तर के योद्धा थे, वो चारकोल से लड़ने की स्थिति में नहीं थे। निघासन रुद्र को वसु परिवार पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, भले ही राजधानी का वसु परिवार बहुत ही शक्तिशाली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलिंजर एम्पायर के बाकी परिवार उसके सामने कमजोर है। मैं वसु परिवार के खात्मे के लिए चंद्रवंशी परिवार या दक्ष परिवार के साथ जुड़ने को तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए निघासन रुद्र के शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। वसु परिवार के पास कलिंजर एम्पायर के शासक परिहार परिवार का परछाई संरक्षण था, जिसकी वजह से कलिंजर एम्पायर के अंदर की कोई भी सत्ता उन पर हमला नहीं करती थी। लेकिन अब वसु परिवार ने खुद कलिंजर एम्पायर के एक परिवार पर हमला करके इस संधि के नियमों का उल्लंघन कर दिया था। इसलिए अब कलिंजर एम्पायर के अन्य परिवार खुल्लम-खुल्ला वसु परिवार पर हमला कर सकते थे। उन्हें इस वादे को निभाने की आवश्यकता नहीं थी। निघासन रुद्र की बात सुनकर विराज उनकी बात पर गंभीरता से विचार करने लगा। उसने गंभीर आवाज में कहा, चंद्रवंशी परिवार या दक्ष परिवार के साथ जुड़ना महाराजा निघासन रुद्र के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। लेकिन वसु परिवार भी ये जानता ही होगा कि रुद्र परिवार पर हमला करने पर क्या-क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दक्ष परिवार और चंद्रवंशी परिवार का सामना करने के लिए वसु परिवार ने कोई न कोई तरकीब अवश्य लगा रखी होगी। ये कहने के बाद विराज कुछ पलों के लिए शांत हो गया और फिर कुछ सोचकर उसने कहा, जिस समय मैं गोली नगर में था वहां पर कब्रिस्तानी भूत प्रजाति के एक जीवनरस अमृत योद्धा सौदागर ने मुझ पर हमला किया था। मैंने उसे मार गिराया था। इससे उसका बड़ा भाई कब्रिस्तानी भूत जो एक संत स्तर का योद्धा था वो मुझे मारने वहां आ धमका था। मैंने उसे भी मार गिराया। मेरा विश्वास है कि ये हमला वसु परिवार का ही किया धरा था।
एक तरफ उसने मुझ पर हमला करवाया और दूसरी तरफ रुद्र परिवार पर। इससे एक बात साफ है कि वसु परिवार की भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति में गहरी पैठ है। इसलिए अगर वसु परिवार भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति की मदद से हम पर हमला कर सकता है, तो वो भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति की मदद से चंद्रवंशी परिवार और दक्ष परिवार पर भी हमला कर सकता है। हमें इस परिप्रेक्ष्य में रहते हुए परिस्थितियों का आकलन करना होगा। विराज को अच्छे से मालूम था कि वसु परिवार ने भूत प्रजाति, हड्डी प्रजाति और ब्लैक फायर पाइथन धर्म की मदद से किस तरह शक्तिशाली वर्धन परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया था। वसु परिवार के षड्यंत्रों की वजह से वर्धन परिवार के कितने ही युवा योद्धाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अंतत वर्धन परिवार को राजधानी छोड़कर कलिंजर एम्पायर की सीमा पर बसे एक जंगल में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। आगे चलकर उस जंगल में एक गांव बना, फिर एक कस्बा और अब जाकर वो एक छोटा नगर काल्पी सिटी बन सका था। विराज की बात सुनकर निघासन रुद्र हतप्रभ रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वसु परिवार की पहुंच भूत प्रजाति के कब्रिस्तानी भूत वंश तक थी। ये वंश बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ वंश था जिस तक बहुत ही कम लोगों की पहुंच थी। इससे निघासन रुद्र को भी ये बात समझ आ रही थी कि वसु परिवार की भूत प्रजाति में काफी गहरी पैठ थी, साथ ही वसु परिवार का भूत प्रजाति में अच्छा रुतबा भी था। निघासन रुद्र को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वसु परिवार के साथ इतनी शक्तिशाली ताकतें जुड़ी थी कि वो कब्रिस्तानी भूत प्रजाति के संत स्तर के योद्धा का इस्तेमाल कर सकता था। निघासन रुद्र ने विराज की आंखों में गहराई तक झांकते हुए गंभीर आवाज में कहा, क्या कुछ ऐसा है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या वसु परिवार के साथ कोई गुप्त रहस्य जुड़ा है जिसके बारे में हमें पता नहीं? निघासन रुद्र वसु परिवार को अभी तक उसकी खुद की शक्ति के हिसाब से आंक रहे थे, जहां पर वसु परिवार के पास 2 संत स्तर के योद्धा थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि वसु परिवार का भूत प्रजाति में दर्जा काफी ऊंचा था और वो भूत प्रजाति के संत स्तर के योद्धाओं की सेवा लेने में सक्षम था। इस बात ने निघासन रुद्र को नए सिरे से वसु परिवार की शक्ति को समझने के लिए विवश कर दिया था। निघासन रुद्र की बात सुनकर विराज के चेहरे के भाव गंभीर हो उठे। उसे नहीं मालूम था कि क्या वसु परिवार के पास ऐसे कुछ तुरुप के पत्ते थे जिसके बारे में उसे मालूम नहीं था। महासेना वसु कलिंजर एम्पायर के 7 संस्थापकों में से एक था और पिछले 1000 सालों से जीवित भी था। इन 1000 सालों में उसने न जाने कितने रंग खेले थे। इस वजह से महासेना वसु केवल भावनाओं में बहकर रुद्र परिवार पर हमला तो नहीं करने वाला था। इससे विराज को ये बात तो समझ आ रही थी कि वसु परिवार के पास कुछ न कुछ तो ऐसी शक्तियां थी जिन पर उनका अगाध विश्वास था। निघासन रुद्र इस समय यही सोच रहे थे। वसु परिवार ने पिछले 1000 सालों में कभी भी ऐसे खुलेआम किसी परिवार पर हमला नहीं किया था, इसलिए अगर वसु परिवार ने ऐसा कोई कदम उठाया था तो इसका मतलब ये था कि वसु परिवार कुछ तो सोची समझी गहरी साजिश रच रहा था और उस साजिश को अंजाम देने के लिए उसके पास किसी शक्तिशाली सत्ता का साथ भी था। हालांकि विराज और निघासन रुद्र को नहीं मालूम था कि वसु परिवार ने किसी सत्ता के भरोसे रुद्र परिवार और विराज पर हमला नहीं किया था, बल्कि वसु परिवार विराज के लाए दिव्य मंदिर से घबरा गया था। वसु परिवार को लगा था कि विराज इस दिव्य मंदिर के जीर्णोद्धार के बहाने कलिंजर एम्पायर और गोली घाटी की सभी बड़ी शक्तियों को जोड़ लेगा, और अगर ऐसा हो जाता तो विराज की शक्ति वसु परिवार से कहीं अधिक हो जाती, जो आगे चलकर वसु परिवार के विनाश का कारण बन जाती। इस कारण से आनन फानन में वसु परिवार के महासेना वसु ने एक योजना बनाई और रुद्र परिवार पर हमला कर दिया और विराज को मारने कब्रिस्तानी भूत को भेज दिया।
हालांकि विराज और निघासन रुद्र इस तरह से नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि वसु परिवार ने हमेशा से ही छिपकर हमला किया था और बहुत ही गुप्त रूप से अपने कार्यों को संपादित करते आए थे। इस तरह का खुला हमला वसु परिवार ने पहली बार किया था। इतना सब सोचते हुए विराज अंदर तक झल्ला गया और उसने झल्लाते हुए कहा, खैर ये सब छोड़ते हैं, चारकोल को लेते हैं और सीधे वसु परिवार पर टूट पड़ते हैं। जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए विराज की आंखों में वसु परिवार के लिए नफरत दौड़ गई। विराज का ध्यान शुरू से ही खुद की शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित था। वो वसु परिवार पर हमला करने से पहले खुद की शक्ति को अच्छे स्तर तक पहुंचाना चाहता था। उसकी ये सोच सही भी साबित हुई थी। आज उसके पास संत अधिपति चारकोल था। इसके साथ ही संत अधिपति ज्येष्ठ पाराशल भी थे। कलिंजर एम्पायर के सभी प्रमुख शक्तिशाली परिवारों से उसके अच्छे संबंध भी बन चुके थे। उसकी बहन आकाशगंगा अकादमी जा चुकी थी, जिसका मतलब था कि वर्धन परिवार के आगे चलकर बहुत बड़े और शक्तिशाली योद्धाओं से संबंध बनने वाले थे। वो वर्धन परिवार की कई विरासतों को हासिल कर चुका था, जैसे काले तेंदुए के 9 घेरे। हालांकि अब वसु परिवार की हरकत ने पानी सिर से ऊपर पहुंचा दिया था और वसु परिवार को उसके किए की सजा देना अवश्यंभावी हो चुका था। विराज को लग रहा था कि अब अपनी शक्ति बढ़ने का और अधिक इंतजार करना ठीक नहीं रहेगा। वसु परिवार खतरनाक साबित होता जा रहा था। उत्तर सागर के बाद वो चंद्रवंशी या दक्ष परिवार को भी नष्ट कर सकता था और विराज किसी भी हाल में अपनी सहयोगी शक्तियों को खत्म नहीं होने दे सकता था। विराज को मालूम था कि चारकोल एक संत अधिपति दैत्याकार जानवर था, वो भी चीखता दानव ड्रैगन। उसकी शक्ति के सामने कलिंजर एम्पायर की कोई भी शक्ति खड़े होने का साहस नहीं कर सकती थी। चारकोल के होने पर वसु परिवार का सफाया सुनिश्चित किया जा सकता था। विराज ने अपनी बात निघासन रुद्र के सामने रखी ही थी और निघासन रुद्र विराज की बात पर विचार कर ही रहे थे कि उसी समय चारकोल ने कहा, विराज, मेरे अंदर वसु परिवार को समाप्त करने की योग्यता नहीं है। चारकोल की बात सुनकर विराज अंदर तक हिल गया। उसे चारकोल की बात पर एक पल के लिए तो यकीन तक नहीं हुआ। चारकोल एक चरम संत अधिपति योद्धा था, फिर भी वो वसु परिवार का खात्मा करने में सक्षम नहीं था। इस बात ने विराज को स्तब्ध कर दिया था। वो कुछ समय तक तो चारकोल की ओर देखता रहा, जो वहां पर अचानक से आ गया था। उसने चारकोल की ओर अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मगर क्यों? विराज के साथ साथ निघासन रुद्र भी चारकोल की इस बात से चौंक गए थे। वो सोचने लगे कि आखिर वसु परिवार की शक्ति की पहुंच कहां तक थी कि एक चरम संत अधिपति योद्धा भी वसु परिवार पर हमला करने का साहस नहीं दिखा पा रहा था। चारकोल ने बेहद शांत स्वर में कहा, विराज, कलिंजर एम्पायर उतनी सरल जगह नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी 2 दिन पहले ही कलिंजर एम्पायर के एक विशेष राज के बारे में पता चला है। सच्चाई ये है कि कलिंजर एम्पायर की भूमि महाशक्तिशाली परमाणु रचनाकार तिलिस्म से भरी पड़ी है। इस परमाणु रचनाकार तिलिस्म की शक्ति के सामने संत अधिपति स्तर का योद्धा भी कमजोर है। इस रचनाकार तिलिस्म की वजह से यदि कलिंजर एम्पायर के अंदर संत स्तर या उससे ऊपर का कोई भी योद्धा दाखिल होता है और संत स्तर से ऊपर की शक्ति का यहाँ पर प्रयोग करता है, तो ये परमाणु रचनाकार तिलिस्म तुरंत उसकी जान ले लेगा। चारकोल ने आगे कहा, सौभाग्य से जिस समय अग्निदेवी वैधी दिव्य मंदिर के बाहर प्रकट हुई थी, मेरा और उसका आमना सामना तो हुआ, लेकिन हम दोनों के बीच किसी तरह का युद्ध नहीं हुआ। मुझे कहना होगा कि अगर उस समय हम दोनों के बीच युद्ध हुआ होता तो ये महाशक्तिशाली परमाणु रचनाकार तिलिस्म हम दोनों की जान ले लेता। चारकोल ने विराज और निघासन रुद्र के सामने कलिंजर एम्पायर का बिल्कुल ही अलग एक नया सच खोलकर रख दिया था। तो इस नए सच को जानकर विराज क्या योजना बनाने वाला था?
क्या वसु परिवार के इस हमले ने कलिंजर एम्पायर में महायुद्ध के बीज बो दिए थे? वसु परिवार ने रुद्र परिवार पर हमला करके रुद्र परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया था। रुद्र परिवार के शीर्ष स्तर के लोगों ने उत्तर सागर से भागकर विदिशा नगर के वर्धन निवास में शरण ली थी। विराज को गोली नगर से लौटने के बाद इस घटना की जानकारी मिली थी, जिससे वो हतप्रभ रह गया था। विराज वर्धन निवास के अंदर निघासन रुद्र के साथ मिलकर चारकोल की मदद से वसु परिवार पर हमला करने की योजना बना रहा था। उसी समय चारकोल ने विराज को बताया कि कलिंजर एम्पायर के अंदर संत स्तर से ऊपर के योद्धा को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं था। संत अधिपति स्तर से ऊपर का योद्धा तो कलिंजर एम्पायर में दाखिल होते ही मारा जाने वाला था, और संत अधिपति स्तर के योद्धा ने अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ किया तो वो भी तुरंत यहाँ मौजूद परमाणु रचनाकार प्रतिरूप में मारा जाता। इसी कारण से चारकोल, जो कि एक संत अधिपति दैत्याकार जानवर था, वो वसु परिवार पर हमला करने की स्थिति में नहीं था। विराज को पिछले कुछ समय में कलिंजर एम्पायर के बारे में हल्की फुल्की जानकारी मिली थी। उसे ये मालूम हुआ था कि किसी कारण से संत स्तर के योद्धा कलिंजर एम्पायर नहीं आते थे। इसी कारण से जीवनरस अमृत योद्धा मिलकर कलिंजर एम्पायर की स्थापना कर सके थे। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि क्यों कलिंजर एम्पायर एक परित्यक्त जगह थी और क्यों संत स्तर के योद्धा यहाँ आने से कतराते थे। लेकिन आज चारकोल के मुंह से इस गहरे राज का पर्दा उठने के साथ ही विराज को अपने कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल गए थे। उसे समझ आ रहा था कि कलिंजर एम्पायर में मौजूद विशालकाय महाशक्तिशाली परमाणु रचनाकार तिलिस्म के चलते मार्शियल संत योद्धा कलिंजर एम्पायर में दाखिल नहीं होते थे, और अगर होते भी थे तो अपनी शक्ति का संवरण करके रखते थे। इसी वजह से भले ही संत अधिपति स्तर के योद्धा बेतहाशा शक्तिशाली थे, फिर भी वो कलिंजर एम्पायर में तबाही लाने में सक्षम नहीं थे। चारकोल की बात सुनकर विराज ने कहा, ठीक है। कलिंजर एम्पायर मानव प्रजाति की परित्यक्त भूमि पर विकसित हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर मानव प्रजाति के खूंखार हत्यारों और अपराधियों को निर्वासित कर दिया जाता था। इसी वजह से शायद यहाँ पर इतने शक्तिशाली रचनाकार तिलिस्म का निर्माण किया गया ताकि ये अपराधी और हत्यारे यहाँ रहकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि कलिंजर एम्पायर के अंदर संत स्तर के योद्धा भरे पड़े हैं। हालांकि कलिंजर एम्पायर के अंदर उनके होने का कोई सबूत हमें नहीं मिलता। शायद वो सभी कलिंजर एम्पायर के अंदर छिपे हुए हैं। ऐसा कहते कहते विराज की आंखें चमक उठी। बहुत लंबे समय से उसके कई सवाल जो अनुत्तर ही रह गए थे, आज उसे उनका जवाब मिल गया था। विराज ने अग्निदेवी वैधी के बारे में सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि अग्निदेवी वैधी को इस बारे में जानकारी थी। विराज को समझ आ रहा था कि जिस समय उसे अग्निदेवी प्रजाति का लॉकेट का टुकड़ा मिला था और उस लॉकेट के टुकड़े को पाने के लिए अग्निदेवी वैधी कलिंजर एम्पायर के अंदर दाखिल हुई थी और विराज के सामने प्रकट हुई थी, उस समय विराज को लगा था कि उसके दिल में मौजूद तलवार पूर्वज की तलवार धार संत अधिपति चारकोल के चलते अग्निदेवी वैधी ने उससे लड़ने का इरादा बदल दिया था और उससे लॉकेट का टुकड़ा छीनने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ सौदेबाजी की थी, जिसके चलते उसे 50 तूफानी रूह बूटी मिल सकी थी। ये समझ आते ही विराज सोचने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अग्निदेवी वैधी को ये राज मालूम न होता तो वो अपनी शक्ति का उपयोग करके मुझसे लॉकेट का वो टुकड़ा छीनने की कोशिश करती। फिर भले ही मेरे पास तलवार पूर्वज की तलवार मणि और चारकोल का साथ ही क्यों न था, अग्निदेवी वैधी की शक्ति को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता। उसी समय विराज को ज्येष्ठ पाराशल का ख्याल आ गया। ज्येष्ठ पाराशल एक संत स्तर के योद्धा बन चुके थे। वो संत राजा स्तर का योद्धा बनने के लिए कलिंजर एम्पायर के ही किसी कोने में एकांतवास में रहकर गहन साधना कर रहे थे। विराज सोचने लगा, अगर चारकोल जो कह रहा है वो सत्य है तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही ज्येष्ठ पाराशल मार्शियल राजा स्तर पर पहुंचेंगे वही उनकी मौत का कारण बन जाएगा। ऐसा सोचते हुए विराज ने चिल्लाते हुए कहा,
इसका मतलब ये हुआ कि पाराशल की जिंदगी खतरे में है। ये समझ आते ही विराज सतर्क हो गया और पाराशल को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्प लेने लगा। उसी समय चारकोल के शांत स्वर विराज के कानों में गूंज उठे, विराज, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई योद्धा कलिंजर एम्पायर के अंदर रहकर मार्शियल संत राजा या संत अधिपति स्तर को हासिल करता है तो महाशक्तिशाली रचनाकार उसे मारता नहीं है, उसके बजाय रचनाकार उस योद्धा को कलिंजर एम्पायर से बाहर कर देता है। लेकिन कलिंजर एम्पायर में दाखिल होते समय उस योद्धा के अंदर संत स्तर से ज्यादा की शक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो महाशक्तिशाली रचनाकार तुरंत उसकी हत्या कर देगा। चारकोल ने विराज की घबराहट को समझकर उसे शांत करने के इरादे से ये जानकारी दी। चारकोल की बात सुनते ही विराज को अंदर तक ठंड पड़ते चली गई, नहीं तो पाराशल की जान खतरे में थी, ये सोचकर ही वो घबरा गया था। शुरू से ही पाराशल ने विराज की बहुत मदद की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद विराज के मन में कुछ और सवालों ने मुंह उठाना शुरू कर दिया। अगर ज्येष्ठ पाराशल मार्शियल संत स्तर के योद्धा बन गए तो रचनाकार उन्हें कलिंजर एम्पायर से बाहर कर देगा और वो फिर से कलिंजर एम्पायर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वैभव चंद्रवंशी उनका शिष्य नहीं रह पाएगा? पाराशल ने वैभव को अपना शिष्य बनाया था और बहुत भरोसे के साथ वैभव को विराज के पास छोड़ा था। विराज के मन में ज्येष्ठ पाराशल के लिए बहुत सम्मान था। कई नाजुक मौकों पर पाराशल ने विराज की मदद की थी, ऐसे में वो पाराशल से किए गए वादे को किसी भी हाल में टूटने नहीं दे सकता था। उसने पाराशल से वादा किया था कि वो वैभव को रचनाकार तकनीक सीखने में मदद करेगा। ऐसे में अगर पाराशल हमेशा के लिए कलिंजर एम्पायर से बाहर कर दिए गए तो वैभव तो बहुत लंबे समय तक उसके ही पीछे घूमता रहने वाला था। ये समझकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ खुद से ही कहा, अगर ऐसा हुआ तो वैभव को लंबे समय तक झेलना क्या मुश्किलों भरा सफर होगा। ऐसा सोचते ही विराज को असहज महसूस होने लगा और उसने खुद से ही कहा, क्यों नहीं विराज को रचनाकार हॉल भेज दिया जाए। रचनाकार हॉल में रहकर वो रचनाकार प्रतिरूपों को बनाना सीख लेगा। लेकिन ऐसा सोचते ही कई सारे सवाल उसके मन में उमड़ने घुमड़ने लगे। प्राचीन दैत्याकार संप्रदाय की जिस विरासत को विराज अपने साथ लाया था उसके अंदर 7 इमारतें थीं। उन इमारतों में एक इमारत थी रचनाकार हॉल। उस रचनाकार हॉल के अंदर असंख्य रचनाकार प्रतिरूप जाल संसार बने हुए थे। हालांकि समय के साथ उनका बड़े स्तर पर घर्षण हो गया था, उसके बावजूद वो आज भी शक्तिशाली थे और वहां रहकर वैभव बहुत लंबे समय तक रचनाकार तकनीकों को सीख सकता था। लेकिन कुछ सोचते हुए विराज ने वैभव को रचनाकार हॉल में भेजने का अपना विचार त्याग दिया। वैभव कुछ समय पहले ही रचनाकार तकनीक के संपर्क में आया था। ऐसे में भले ही उसकी रचनाकार प्रतिभा बिरला हो, उससे रचनाकार हॉल के हद से ज्यादा जटिल दुष्कर रचनाकार तकनीकों को सरल करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसलिए वैभव को रचनाकार हॉल भेजने पर उसकी प्रगति बढ़ने की बजाय धीमी हो जाती। इस कारण से विराज ने ये विचार तुरंत ही त्याग दिया। हालांकि विराज वैभव को रचनाकार तकनीक सिखाने में अपना ज्यादा समय व्यय नहीं करना चाहता था, लेकिन वो वैभव को रचनाकार तकनीक में आगे ले जाने के लिए और ज्यादा विलंब भी नहीं कर सकता था। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए विराज के दिमाग में एक विचार कौंध गया, अगर मैं वैभव को रचनाकार तकनीक नहीं सिखा सकता तो मुझे वैभव को रचनाकार भूमि भेजने का प्रबंध करना होगा। रचनाकार भूमि एक महान रचनाकार मास्टर द्वारा निर्मित की गई थी। तलवार पूर्वज की तलवार मणि से विराज को ये जानकारी मिली थी। रचनाकार भूमि का दर्जा गोली घाटी की तरह ऊंचा तो नहीं था, लेकिन रचनाकार भूमि भी कैप्लर यूनिवर्स में प्रसिद्ध थी। तलवार पूर्वज के भी उस रचनाकार भूमि से कुछ संबंध थे। विराज तलवार पूर्वज का उत्तराधिकारी था, इस लिहाज से उसे लग रहा था कि उसके कहने पर रचनाकार भूमि में वैभव को स्वीकार कर लिया जाएगा। एक बार वैभव रचनाकार भूमि में दाखिल हो गया तो उसे वहां लंबे समय तक रहना था। इस कारण से विराज को लग रहा था कि वैभव के लिए रचनाकार भूमि पूरी तरह से उपयुक्त जगह नहीं थी,
लेकिन अगर कोई और मार्ग नहीं मिला तो वो वैभव को रचनाकार भूमि भेजने का प्रबंध कर सकता था। विराज कहाँ खो गए? अपनी सोच की गहराइयों की दुनिया में खोए हुए विराज को इन शब्दों ने झकझोर सा दिया और उसने देखा कि निघासन, रुद्र और विपुल उसे अजीब नजरों से देखे जा रहे थे। ये देखते ही विराज समझ गया कि वो अपनी सोच की दुनिया में डूब गया था। उसने माफी मांगने के अंदाज में कहा, माफी चाहूंगा, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। क्या ज्येष्ठ निघासन रुद्र को कुछ कहना था? विराज का सवाल सुनकर विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये बात चंद्रगुप्त रैंकिंग के बारे में है। चंद्रगुप्त मुकाबला शुरू होने में 5 दिन ही बचे हैं। हमें खोए हुए प्राचीन चंद्रगुप्त नगर 3 दिन पहले ही पहुंचने की जरूरत है। विपुल की बात सुनते ही विराज का दिमाग चंद्रगुप्त मुकाबलों की ओर चला गया। विराज लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो पहले भी खोए हुए प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के बारे में सुन चुका था। ये वही जगह थी जहां पर चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए मुकाबले होने वाले थे। इस जगह को कलिंजर एम्पायर के प्रथम सम्राट ने कालपी वर्धन और अभय वर्धन के किसी गुप्त खजाने का उपयोग करके बनाया था। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की एक खास बात ये थी कि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा सघन थी और कलिंजर एम्पायर के बाकी क्षेत्रों की तुलना में तो कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके साथ ही जिस जगह पर चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए मुकाबले होने वाले थे, उस जगह पर बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के बाकी क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा सघन थी। इसके अलावा उस चंद्रगुप्त भूमि के नीचे असंख्य मार्शियल कलाएं दबी पड़ी थी। ऐसे में अगर किसी को वहां दबी कोई मार्शियल कला मिल जाए तो उसका वहां आना तो वैसे ही सफल हो जाता था, फिर भले ही उसने चंद्रगुप्त मुकाबलों में कोई स्थान हासिल किया हो या नहीं किया हो। यही कारण भी था कि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के दरवाजे खुलते ही बड़ी संख्या में योद्धा उस नगर के अंदर बने चंद्रगुप्त अखाड़े में पहुंचने के लिए बेताब हो उठते थे, ताकि चंद्रगुप्त मुकाबलों से पहले वहां पहुंचकर वो तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा सके। ये सब सोचते हुए विराज ने खुद से कहा, काश इनाया दी भी यहाँ होती। वो अग्निदेवी मुकाबलों के बाद आकाशगंगा अकादमी गई होती। चरम हिम शरीर के दम पर तो वो अग्निदेवी मुकाबलों में अच्छा परिणाम लेकर आती। उनकी कितनी इच्छा भी थी अग्निदेवी रैंकिंग में प्रथम स्थान लाने की। विराज विपुल, अयान और यश के साथ प्राचीन चंद्रगुप्त नगर जाने की तैयारियां करने वाला था, तो प्राचीन चंद्रगुप्त नगर पहुंचने पर विराज के साथ क्या क्या घटनाएं घटने वाली थी। आखिर कैसा था प्राचीन चंद्रगुप्त नगर और वहां पर किस तरह की शक्तियां व्याप्त थी।